हेलो एवरीवन, आज 12 दिसंबर 2025 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, मिंट, जो भी जहां भी ऐसे आर्टिकल जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। क्योंकि करंट अफेयर पूछने का ट्रेंड आपको पता ही है कि अब स्टेटमेंट वाइज हो गया, वन लाइनर तो पूछा नहीं जाता। इवन स्टेट पीसीएस में भी वो स्टेटमेंट वाइज पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी में तो आपको पता ही है कि अगर आपको स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करके देख रहे हैं, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। तो 10 एमसीक्यूज को स्टैटिक से लिंक करके हम 20 मिनट में यहाँ पे देखते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला जो टॉपिक है, विद द रेफरेंस ऑफ रिसेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोरिंदो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बोरिंदो करके एक वाद्य यंत्र है, उसको लेके न्यूज यहाँ पे थी, जिस वजह से हमको यहाँ पे देखना है कि आखिर ये क्या है। तो बोरिंदो एक वाद्य यंत्र है, एक तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ का है? वो पाकिस्तान का है, बेसिकली सिंध प्रांत का है। ठीक है। अभी जो सिंध प्रांत का इंस्ट्रूमेंट है उसे यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग, अर्जेंट में इसकी सेफ गार्ड करने के लिए इसको यहाँ पे इसको लिस्ट किया गया है। ठीक है ना। तो ये बोरिंदो कहाँ का है? यहाँ का है। अब इसे कौन बजाते हैं? तो जो मेल बजाते हैं, इसको पुरुष बजाते हैं, इस वाद्य यंत्र को। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस तरह कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है। एक तरह की बांसुरी की तरह होता है, बांसुरी एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन बांसुरी की तरह दिखाई देता है, या मतलब थोड़ा सा उसके बड़े फॉर्म में होता है। फोटो आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या क्या बन रहे हैं। इट इज क्ले बेस्ड विंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली एसोसिएट विद द सिंध रीजन। मिट्टी से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, पारंपरिक रूप से सिंध क्षेत्र से जुड़ा है। इसका ओरिजिन अगर आप देखो, इट अर्लीस्ट ओरिजिन ट्रेस फ्रॉम हड़प्पा ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। हड़प्पा से गुप्त काल तक अगर देखो, इसका जो प्रमाण देखने को मिलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज डेकोरेटेड मेनली बाय वुमेन यूजिंग क्ले बेस्ड पेंट। इसे मुख्यतः महिलाएं मिट्टी आधारित रंगों से सजाती हैं। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इन तीनों में से सही स्टेटमेंट होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 और 3। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, किसके बारे में? दूसरी बात यहाँ पे जो की जा रही है, एक सेकंड, हाँ, ये जो गुप्ता पीरियड की बात की जा रही है, तो यहाँ तक नहीं, इट बिलोंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, गुप्ता पीरियड से बिलोंग नहीं करता। गुप्ता पीरियड में से कोई साक्ष्य इसके नहीं मिले हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रेडिशनली मेन प्ले इट वुमेन डेकोरेटेड विद द क्ले पेंट। तो मिट्टी पेंट से, मिट्टी से इसको महिलाएं सजाती हैं और पुरुष इसको बजाते हैं। अगर हम बात करें, इसका आकार ध्वनि को प्रभावित करता है। हाल में कई बार बदलाव हुए हैं इसमें, तो इस वजह से भी अगर हम देखें तो इसको यूनेस्को के संरक्षण की आवश्यकता हुई, जिस वजह से इसको यहाँ पे देखा जा रहा है। अभी अगली न्यूज यहाँ पे किसके बारे में थी? अगली न्यूज थी किसके बारे में? अगर हम देखें तो पलाश गल के बारे में। पलाश गल आखिर है क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पलाश गल। तो आप सोचो कि पलाश गल क्या है? तो पलाश गल एक तरह के, अगर हम बात करें तो पक्षी है, एक रेयर वर्ड स्पीसीज है, रेयर वर्ड स्पीसीज है। ठीक है ना। जिसे कहाँ पे भी देखा गया है? झारखंड के उधवा वर्ड सेंचुरी में। तो झारखंड में एक उधवा वर्ड सेंचुरी है, उधवा वर्ड सेंचुरी है। लोकेशन आप याद रखिएगा किसकी? झारखंड के उधवा वर्ड सेंचुरी की। वहाँ पे इसको देखा गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो पलाश गल, जिसे ग्रेट ब्लैक हेडेड गल भी कहा जाता है, बड़ा पक्षी होता है। और अगर हम बात करें, ये मंगोलिया वाले रीजन में पाया जाता है। तो मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो यह प्रवासी पक्षी है, माइग्रेट करता है मेडिटेरियन एरिया में। अगर हम देखें यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अरब प्रायद्वीप में, भारत में भी पाया जाता है। और इसका आवास वेटलैंड एरिया में, वेटलैंड खासतौर पे देखा जाता है। वर्ड सेंचुरीज हैं, है ना। या तो अगर हम बात करें लेगून है, वहाँ पे अगर देखा जाता है, तो इस एरिया में इसको यहाँ पे देखा जाता है। इस एरिया में इसका आवास यहाँ पे देखा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी जरूरी। आयुसीएन की किस कैटेगरी में आता है? तो आयुसीएन की किस कैटेगरी में आता है? लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है आयुसीएन की। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब पूछा जाए कि सिर्फ भारत में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। प्रवासी पक्षी कई जगह यहाँ पे पाया जाता है। चलिए स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं? इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लैक हेडेड गल स्पीसीज। विश्व का सबसे बड़ा काली सिर वाला गल प्रजाति है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट ब्रीड्स मेनली इन साउथ एशिया एंड माइग्रेट्स टुवर्ड साइबेरिया ड्यूरिंग विंटर। यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में प्रवास करता है और सर्दियों में साइबेरिया की ओर प्रवास करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, आयुसीएन वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। आयुसीएन वल्नरेबल कैटेगरी में, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा हट जाएगा। सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा?
दूसरा गर्म, ये दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है सर्दियों में साइबेरिया की ओर प्रवास करते। भाई सर्दी में मरने जाएगा क्या साइबेरिया में, जाहिर सी बात है ना, तो वहाँ तो और ठंड हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे घट जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के बारे में। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें और यहाँ पे एक देख लेते हैं। जैसे जो बर्ड सेंचुरी की बात हुई थी ना, बड़वा बर्ड सेंचुरी, किसके बारे में, इसको 2025 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। उदवा, जो उदवा बर्ड सेंचुरी है, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था कब, 2025 में, ठीक है ना, रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट भारत है, तो ये भी यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वाले रीजन में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के बारे में है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट एम टू रिस्टोर इंडिया सिनेमेटिक हेरिटेज थ्रू 2K 4K रिस्टोरेशन। नेशनल फिल्म हेरिटेज आखिर है क्या, लोकसभा में भी जवाब दिया गया कि लगभग 1469 टाइटल वाले जो मूवी हैं इनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं, जिसका पर्पज़ क्या है कि जो फिल्म हेरिटेज है उसको कंजर्व करना। अब इसको लेके कुछ करंट अफेयर तो ये बन रहा है, लेकिन नेशनल, जब बात की जाए कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन आखिर है क्या, ये कैसा मिशन है, तो लोकसभा ने बताया कि जो ये मिशन इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भारत में जो फिल्म धरोहर हैं उनको कंजर्वेशन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, जिसके हेडक्वार्टर पुणे में देखने को मिलता है। कहाँ पे, पुणे में, NFAI पुणे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है इसका कि 2K 4K रेजोल्यूशन में उनको रिस्टोर करना, उनका डिजिटली करना, आर्काइव बनाना, ये यहाँ पे पर्पज है। अब इसको लेके एक बॉडी इन्वॉल्व है, वो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस बॉडी को कहा जाता है NFAI। NFAI का मतलब क्या है, नेशनल फिल्म आई थिंक अथॉरिटी कुछ इंडिया करके जो भी हो। तो ये जो बॉडी इन्वॉल्व है, उस बॉडी को बनाया गया था 1964 में, ठीक, कब बनाया गया था, 1964 में। NFAI जो बॉडी, उसको 1964 में बनाया गया था। भारतीय सिनेमाई धरोहर संरक्षण, इसका पर्पज यहाँ पे था कि जो भारत का फिल्म उसके धरोहर को संरक्षित करना। PIB में ये न्यूज़ थी जिसको हमने यहाँ पर देखा। अब स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं कि पहला तो हमने यहाँ पे देख लिया 2K 4K रेजोल्यूशन रिस्टोर करना। दूसरा है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII द्वारा इसको लागू किया जाएगा। तीसरा, इस फिल्म के संरक्षण के लिए प्रिजर्वेशन वॉल्स का निर्माण किया भी शामिल है, तो प्रिजर्वेशन वॉल्स भी बनाए जाएंगे इस फिल्म के संरक्षण में। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे मैंने आपको बताया नेशनल फिल्म आर्काइव इंडिया इसको बना रही है, ठीक है ना। तो ये FTII नहीं बल्कि नेशनल फिल्म आर्काइव इंडिया NFAI इसको बना रही है, जिसको मैंने बताया कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। ये इसको बना रही है, इस वजह से दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 क्यों चर्चा में आ गया कि जो इंडियन नेवी है उसने कोची में तैनात किया, पेन ले लेते हैं, कोची में उसने क्या तैनात किया, DSC A20 को तैनात किया। ये एक तरह का डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट व्हीकल है, इसको टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड ने बनाया था कोलकाता में। इसका पर्पज़ क्या था कि कोस्टल रीजन में डाइविंग अंडर वाटर मिशन को ऑपरेट करना। इसको अभी यहाँ पे लगाया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलिए देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में था PIB में, तो इस वजह से देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट वेसल टू सीरीज ऑफ इंडिजिनसली डिजाइन डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला में पहला पोत है। दूसरा स्टेटमेंट है इट यूज कैटामैरान हल टू प्रोवाइड इनहेंस स्टेबिलिटी, बेहतर स्थिरता के लिए कैटामैरान ढांचे का प्रयोग करता है। तीसरा, इट है डिप्लेस बाय नियरली 900 टन्स, ये 900 टन वाटर डिस्प्लेस करता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इन तीनों में सही स्टेटमेंट 1 और 2 हो जाएगा। 900 टन नहीं बल्कि 390 टन के आसपास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। ये कैटामैरान जो सिस्टम होता है उसका यूज यहाँ पे करता है। कैटामैरान सिस्टम क्या है ना, कैटामैरान आई थिंक अगर हम बात करें तो एक बेहतर स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, एक बड़ा डेक रहे, इसको आई थिंक कहा जाता है। बाकी आप अगर देख लीजिए अगर आपका मन करे तो, बाकी इतना डिटेलिंग में नहीं पूछा जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इटली न्यूज में है। इटली न्यूज में क्यों है कि भारत और इटली बिजनेस फोरम हो रहा है, इंडिया बिजनेस फोरम यहाँ पे हो रहा है। जो इटली बिजनेस फोरम इस वजह से न्यूज़ में आ गया। लोकेशन आपको पता है, अगर
में इस तरह का जो मैप यूरोप का है, तो यहाँ पे अगर आप देखो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पे इटली आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आल्प्स पर्वत भी आपको देखने को मिलता है। कल हमने आल्प्स पर्वत भी देखा था, जो सुबह जो हम न्यूज़ करंट अफेयर देख रहे हैं दिवस एकेडमिक जोन चैनल में, वहाँ पे हम सुबह की जो न्यूज़ रहती है उसे हिंदी में देखते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट की बहुत डिमांड थी, इंग्लिश में तो बहुत सारे आते ही हैं करंट अफेयर डिस्कशन, तो पूरा हिंदी में PDF है, पूरे हिंदी में एनालिसिस करते हैं, इसको स्टैटिक भी देखते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, सुबह का करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं उस चैनल में जाके। ठीक है, मैं चैनल का लिंक पिन भी कर दूंगा और यहाँ पे कोलैबोरेट भी कर दूंगा उस चैनल से इस वीडियो को, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब अगर हम बात करें इटली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इटली के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये कहाँ पे, इसके नॉर्थ में अगर हम देखें, इटली के नॉर्थ में आपको एक कंट्री मिलेगी स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगी, स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगी। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया इसके नॉर्थ में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, नॉर्थ में ज़्यादा वाटर साइकिल, साउथ में आपको पता ही है कि भूमध्य सागर है, और इसके ईस्ट में स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्लोवेनिया इसके ईस्ट में देखने को मिलेगा, ईस्ट में स्लोवेनिया, और नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में का फ्रांस। ठीक है ना, इटली में आपको पता है कि वेटिकन सिटी भी है ना, और ये अगर हम कई सारे ओशियन को वो करता है, जैसे एड्रियाटिक सी है इसके ईस्टर्न वजह से, अगर इटली का ये मैप है ना, तो ये इटली वाले में एड्रियाटिक सी यहाँ पे उसको लगता है, ईस्ट में एड्रियाटिक सी है, साउथ में आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें साउथ ईस्ट में आयोनियन सी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, साउथ वेस्ट में आपको टायरहेनियन सी देखने को मिलेगा, और इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी रोम इटली कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर भी है, पो रिवर है, जो बहुत ज़्यादा सबसे लंबी खासतौर पे यहाँ पे, और माउंट ब्लैंक भी आपको सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। दो चीज़ें और भी इटली की इंपॉर्टेंट है, एटना ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन दोनों की लोकेशन यहीं पर है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन था, आइए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। इट्स शेयर लैंड बॉर्डर विद फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा, इटली हैज़ 2 इनक्लेव सॉवरेन स्टेट विद इन इट्स टेरिटरी। इटली के भीतर 2 पूर्ण घिरे हुए इनक्लेव हैं। मैंने आपको बताया है कि हाँ जाहिर सी बात है, इटली में वेटिकन और सान मेरिनो, कौन से 2 स्टेट हैं, सान मेरिनो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप यहाँ पे खुद भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक है सान मारिनो, और दूसरा वेटिकन सिटी। ये दोनों अगर हम देखें इंडिविजुअल एक तरह की स्टेट है, सॉवरेन स्टेट हैं, जो इटली के अंदर ही स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है माउंट ब्लैंक इज हाईएस्ट माउंट ऑफ इटली। माउंट ब्लैंक इटली का हाईएस्ट माउंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैगोपैन के बारे में। वेस्टर्न ट्रैगोपैन न्यूज में है, क्योंकि कैप्टिव ब्रीडिंग इसकी की जाती है, मतलब क्या, इसको विशेष जगह पे संरक्षित करके इसकी ब्रीडिंग कराई जा रही थी, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस और इसका जो हैबिटेट लॉस है उसका खतरा लगातार यहाँ पे जारी है वेस्टर्न ट्रैगोपैन का। और जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है ना, इसका स्थानीय नाम जुराना है, जो पक्षियों का राजा माना जाता है। ठीक, तीतर प्रजाति का ये माना जाता है। ठीक, अब ये पाकिस्तान में भी देखा जाता है। अब ऐसा पूछेगा कि यूपीएससी क्या पूछेगा कि सिर्फ भारत में पाया जाता, नहीं, पाकिस्तान के हजारा रीजन में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, गढ़वाल में, बहुत सारे रीजन में देखा जाता है। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछेगा, आईयूसीएन की कैटेगरी में कौन सा आता है, तो आईयूसीएन में वल्नरेबल आता है। दूसरा स्टेटमेंट यूपीएससी पूछेगा। तीसरा, क्या ये प्रवासी पक्षी, नहीं, प्रवासी पक्षी नहीं। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखनी थी। स्टेटमेंट यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं, इट इज़ एंडेमिक इन वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय का ये एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ द स्टेट वर्ड ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का स्टेट वर्ड है। तीसरा, इट इज़ आईयूसीएन, इट्स आईयूसीएन रेड लिस्ट वल्नरेबल आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। इन तीनों में से आपको पता है वल्नरेबल तो है, ये भी स्टेटमेंट पहला भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो दूसरा क्या करेक्ट होगा, नहीं, दूसरा इनकरेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश ने, बल्कि अगर देखो उत्तराखंड का जो स्टेट वर्ड है, उत्तराखंड का स्टेट वर्ड है, उसको क्या बोला जाता है, अगर हम देखें ट्रैगोपैन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एजेंटिक एआई। अब अभी सत्या नडेला जी मिले हैं किसी मोदी जी से, और आपको पता है कि अमेजोन है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, दोनों भारत में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रही है माइक्रोसॉफ्ट भारत में। सत्या नडेला ने कहा कि भारत में एजेंटिक एआई का उपयोग बढ़ रहा है। अब एजेंटिक एआई क्या है कि एक हायर क्वालिटी का एआई होता है जो खुद ही डिसीजन ले लेता है, ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है, उसको ट्रेन किया जाता है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पे उसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एजेंटिक एआई के बारे में। चलिए स्टेटमेंट में तो आपको पता ही चल जाएगा उसके बारे में डिटेलिंग। गिव मी अ सेकंड।
इट कैन सेट अप गोल, एग्जीक्यूट टास्क ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली गोल सेट करता है, टास्क को कंडक्ट कर लेता है। दूसरा, इट इज़ प्राइमरली यूज जेनेटिक मॉडल्स विदाउट एनी प्लानिंग एबिलिटी, बिना जनरेटिव मॉडल का उपयोग करे प्लानिंग एबिलिटी है, तथा इसकी योजना बनाने की क्षमता नहीं होती। तो क्या इसकी योजना बनाने की क्षमता नहीं होती? ऐसी बात तो यहाँ पे नहीं है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, इट कैन इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल टूल एंड सिस्टम फॉर कंप्लीटिंग टास्क, ये कार्य संपन्न करने के लिए बाहरी टूल सिस्टम के साथ संपर्क कर सकता है। ये सातवां स्टेटमेंट है। तो तीसरा स्टेटमेंट, पहला तीसरा करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि इट एक्सप्लिसिट इंक्लूड प्लानिंग, परसेप्शन एंड एक्शन। मतलब एक्सप्लिसिट खास तौर पे अगर देखें प्लानिंग के लिए है ना, परसेप्शन के लिए, एक्शन के लिए, तीनों के लिए कैपेबल है, एजेंटिक है। इस वजह से यहाँ पे चर्चा में था। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड एक अवार्ड है जिसको यूनेस्को देता है। यूनेस्को, मोदी जी को भी उसने कुछ साल पहले यूनेस्को ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया था। तो 2005 में इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। कब? 2005 में। 2005 में स्टैब्लिश किया गया। इसके संस्थापक कौन इस अवार्ड का? यूनेप है, ठीक है ना। मैंने यूनेस्को बोल दिया है ना। तो यूनेप ने ये अवार्ड दिया है, इसके लिए। तो यूनेप ने अवार्ड दिया। और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ क्या है कि जो भी लोग खासतौर पे पर्यावरण को संरक्षण की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, पॉलिसी लीडरशिप हो, चाहे इंस्पिरेशन हो, चाहे एंटरप्रेन्योरियल विजन हो, या साइंस एंड टेक हो, उसमें क्या करना, उनको सम्मानित करना। 2005 में इसको शुरू किया गया था। ठीक, यूनेप के बारे में बात करें, यूनेप को 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाक से। इट इज़ द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर ऑफ यूनाइटेड नेशन। दूसरे स्टेट, यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। दूसरा, इट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन इशू। यह जलवायु, जैव विविधता, प्रदूषण कार्य करने वाले व्यक्तियों, संगठन को दिया जाता है। तीसरा, इट अवार्डेड बाय यूनेप इन 5 कैटेगरी ईच ईयर। हर वर्ष यूनेप द्वारा 5 श्रेणियों में दिया जाता है। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा आपको यहाँ पे बताना है। सही स्टेटमेंट होगा 1 और 2, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? 4 कैटेगरी में दिया जाता है, 4 कैटेगरी में दिया जाता है। कैटेगरी लिख ही देता हूँ, आप लोग एकदम नोट कर लीजिए इसको, है ना। पहली कैटेगरी इसकी है पॉलिसी लीडरशिप, मतलब नीतियाँ निर्माण। इसके संदर्भ में मोदी जी को दिया गया। तो मोदी जी ने क्या किया था कि इन्वायरमेंट को लेके मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने जो इंटरनेशनल सोलर रिलायंस के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, उस सब के लिए आई थिंक दिया गया था। फिर दूसरा, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, कोई ऐसा एक्शन करता है, कोई इंस्पिरेशन काम करता है, उसके लिए दिया जाएगा। तीसरा, एंटरप्रेन्योरियल विजन, कोई उद्यमी है उसका विजन है, उसको दिया जाएगा। चौथा, साइंटिफिक इनोवेशन, साइंस एंड इनोवेशन, विज्ञान और नवाचार। इन 4 कैटेगरी में ये अवार्ड, अर्थ साइंस के अवार्ड दिया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। लास्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट करना है। मैं पूरी जानकारी दे दूंगा, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है अंतिम क्वेश्चन। संचार मित्र ऐप के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संचार मित्र स्कीम। देखिए, संचार मित्र स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि लोकसभा में बताया गया, ध्यान सुनिएगा क्योंकि आपको इसे अटेम्प्ट भी करना है। लोकसभा में बताया गया कि 222 संस्थान इस योजना में भाग ले रहे हैं। कितने संस्थान? 222 संस्थान इस योजना में भाग ले रहे हैं। इस योजना का पर्पज और किसे लागू कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको लागू कर रहा है। पर्पज क्या है? युवाओं को डिजिटल सिक्योरिटी या डिजिटल सुरक्षा के संबंध में युवाओं को जागरूक करना, इसका पर्पज है किसका? संचार मित्र स्कीम का। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा, जो छात्र स्वयं सेवक के रूप में आएंगे, मोबाइल सुरक्षा है, टेलीकॉम, मोबाइल में जो धोखाधड़ी होती है ना, इस संबंध में लोगों को जानकारी देंगे, है ना। ये यहाँ पे इसका पर्पज यहाँ पे किया जाएगा। अब इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया, क्या पर्पज है, कब किया गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा इसे लागू किया जाएगा। दूसरा, इसका पर्पज क्या है? युवाओं को टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना, डिजिटल कौशल के लिए ट्रेनिंग देना। इट एम टू ट्रेन, क्या इसका मकसद है? इट एम टू ट्रेन डिजिटल स्किल रिलेटेड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है, मोर देन 200 इंस्टीट्यूट्स आर करंटली पार्टिसिपेटिंग। 200 से अधिक संस्थान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो
तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें मैंने एनसीईआरटी को पीवाईक्यू एमसीक्यू मैपिंग के साथ लिंक करके इतना तगड़ा बनाया है करंट अफेयर को उसमें जोड़ के कि वो वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए किसी भी चीज़ के लिए। तो अभी ज्योग्राफी उसमें चल रहा है, ज्योग्राफी के 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, 11th की इंडियन ज्योग्राफी हो रही है, उसको जाएँ उस चैनल में देखें, उसको सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि नोट्स यहाँ पे जो लोग मैसेज